नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल तीनों के पेपर हो चुके हैं। हम यहां पर सोल्व करवा रहे हैं अभी आपको पीआरटी का, है ना। पीआरटी 1 से 5 तक जो आपका पेपर होता है उसको सोल्व करवा रहे हैं, जिसमें बाल विकास को हमने सोल्व करवा चुके हैं। अब हम यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न आपको देंगे। अंत में बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। अपना पेपर सामने रख लीजिएगा और अंत में जरूर बताइएगा ना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फटाफट कर लेना है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शिक्षक ईवीएस शिक्षण में स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकता है। यहाँ पर देखिए मैं विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जो एकीकृत कर सकता है वो सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए स्वदेशी ज्ञान, सांस्कृतिक प्रस्थाओं और दृष्टिकोणों को सक्रिय रूप से खोजने और एकीकृत करने में, है ना। तो सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कई ताप विद्युत संयंत्र आमतौर पर कोयले या तेल क्षेत्रों के पास, एक मिनट, कई ताप विद्युत संयंत्र आमतौर पर कोयले या तेल क्षेत्रों के पास क्यों स्थापित किए जाते हैं। क्यों स्थापित किए जाते हैं? क्योंकि विद्युत प्रेषण की क्षमता में सुधार कर सके, है ना। तो सेकंड वाला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में मापन का तात्पर्य क्या है। यहाँ पर मापन का तात्पर्य आपसे पूछा गया था और करेक्ट आंसर होगा कि जैसे जैसे छात्र कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं समर्थन धीरे धीरे कम होता जाता है। यहाँ पर भी आपका सेकंड वाला विकल्प करेक्ट होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना था और आंसर आपको देना था। यहाँ पर कॉलम आ दे रखा है और कॉलम बा दे रखा है। कॉलम आ में आपको प्रोटीन, चीनी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, ये सारी चीज़ें दे रखी है। और पूछा गया है कि भाई कॉलम बा में कौन सी परिभाषा कॉलम आ में खनिज से मेल खाती है। सिर्फ खनिज के बारे में आपको बताना है कि भाई इसमें खनिज कौन सा है। तो खनिज कौन सा होगा? इसमें कैल्शियम होगा। क्या कैल्शियम विकल्प में है? बिल्कुल है, सेकंड वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया है। वो 4 विकल्प दे रखे हैं और कूट में आपको आंसर देना था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ही मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, साथ में सामग्री का प्रवाह चक्रीय होता है। यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ए एवं जो 3 मतलब पहला और तीसरा विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, देखिए यहाँ पर एनईपी 2020 से प्रश्न पूछा गया है और इससे संबंधित काफी प्रश्न आपको करवा चुके थे कि एनईपी 2020 के संदर्भ में ईवीएस शिक्षण में अनुभवात्मक शिक्षा की क्या भूमिका है। अनुभवात्मक शिक्षा के बारे में आपको बताना था कि भाई इसकी क्या भूमिका रहती है। तो राइट आंसर आपका होगा इसकी भूमिका रहती है अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है और यहाँ ईवीएस शिक्षण का क्या है? अभिन्न अंग है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होता। चलिए, अगला प्रश्न, किसी स्थिति के लिए ऊर्जा का स्रोत चुनते समय कौन से कारक निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक के बारे में आपको बताना था। राइट आंसर होगा स्रोत के कारण होने वाली पर्यावरण क्षति, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न, बादल निर्माण, वर्षा और खारे पानी से ताजे पानी के निर्माण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सी अवधारणा पेश की गई। यहाँ पर कौन सी अवधारणा पेश की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन और अपचयन प्रक्रिया। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न भी एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और पूछा गया है कि एनईपी 2020 ईवीएस शिक्षण में मूल्यांकन विधियों को कैसे प्रभावित करता है। मूल्यांकन विधियों के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा कि यहाँ पर्यावरणीय अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ को मापने के लिए प्रमाणिक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यदि आप वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए चुंबकीय आकर्षण के गुण का उपयोग करते हैं तो लकड़ी और लोहे के मेजों के लिए परिणाम क्या होगा। यहाँ पर परिणाम आपको बताना था कि यदि आप वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए चुंबकीय आकर्षण के गुण का उपयोग करते हैं तो जो लकड़ी और लोहे की मेजों के लिए परिणाम क्या होगा। तो उसका परिणाम होगा आपका लकड़ी और लोहे की मेज अलग अलग समूह में होगी। क्या होगी? अलग अलग समूह में होगी। यहाँ पर सही आंसर आपका तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाते समय सीखने की प्रक्रिया में सहानुभूति क्या भूमिका निभाती है। यहाँ पर सहानुभूति के बारे में पूछा गया है कि भाई ये क्या भूमिका निभाती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला कि पर्यावरणीय मुद्दों में सही हित
धारकों के दृष्टिकोण को समझने के लिए सहानुभूति आवश्यक है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीवरेज में पाई जाने वाली अशुद्धियों की मुख्य श्रेणियां क्या है। यहाँ पर अशुद्धियों की मुख्य श्रेणियां पूछी गई है सीवरेज में पाई जाने वाली। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, है ना, क्या कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय पर्यावरणीय चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए शिक्षक ईवीएस शिक्षण को कैसे अपना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा पर्यावरणीय मुद्दों में छात्रों को स्थानीय संदर्भ केस अध्ययन में शामिल करके जो शिक्षक है वो ये शिक्षण को अपना सकते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी बीमारी या स्थिति से सही ढंग से मेल नहीं खाता है जो इसे रोकने या कम करने में मदद करता है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, पहले प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से रिकेट से होता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन के से क्षय रोग नहीं होता है। जो क्षय रोग होता है ये एक जीवाणु रोग होता है ना, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वायु का निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायुमंडल में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है। तो सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है वायुमंडल में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद क्या है, नाइट्रोजन है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएस रोल प्ले गतिविधि में इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। यहाँ पर शिक्षकों के बारे में पूछा गया है कि उनको क्या करना चाहिए। राइट आंसर होगा छात्रों के विभिन्न भूमिकाएं तलाशने और अपने निर्णय स्वयं लेने की अनुमति देना, ये करना चाहिए शिक्षक को। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खाद्य प्राथमिकताओं की सराहना करने की अवधारणा को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। कैसे लागू किया जा सकता है कि विभिन्न व्यंजकों की खोज और साझा करके और दूसरों के भोजन विकल्पों का सम्मान करके किया जा सकता है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की सभी प्रजातियां सहित पृथ्वी पर जीवन की विविधताओं को क्या कहा जाता है। सरल सा प्रश्न है, करेक्ट आंसर होगा जैव विविधता। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम लीडरमैन द्वारा किस वर्ष दिया गया था। यहाँ पर जो 10% का नियम है जो कि लीडरमैन द्वारा दिया गया था, ये कब दिया गया था, सन पूछा गया है। तो ये 1942 में दिया गया था, जो कि सेकंड वाले विकल्प में मौजूद है। चलिए अगला प्रश्न है, स्कूल के रास्ते में घने जंगल से गुजरते समय वर्णिक प्राथमिक संवेदी अनुभव क्या है। यहाँ पर स्कूल के रास्ते में घने जंगल से आप गुजर रहे हैं, उस समय वर्णिक प्राथमिक संवेदी अनुभव पूछा गया है। तो प्राथमिक संवेदी अनुभव होगा आपका पेड़ों से छनकर आती तेज धूप। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए ये जो विभिन्न पक्षियों और प्राणियों की आवाज़ें हैं, ये सेकंड जो प्राथमिक में नहीं आता है, इसके बाद आ सकता है। तो फोर्थ वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ईवीएस में रचनावादी शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर रचनावादी शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत पूछा गया है, तो वो समस्या समाधान और अन्वेषण में सक्रिय संलग्नता है। थर्ड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, आलोचनात्मक सोच और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईवीएस में कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है। यहाँ पर सबसे प्रभावी दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा अनुभवात्मक शिक्षा और चर्चाएं। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पत्तियों की विशेषताओं की पहचान करते समय निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रियां सबसे अधिक प्रासंगिक होगी। सरल सा प्रश्न दिया, पत्तियों की विशेषता को पहचानना है तो दृष्टि यहाँ पर सबसे अधिक प्रासंगिक होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि असमान भोजन वितरण के संदर्भ में सुपोषित बच्चों की तुलना कुपोषण बीमारी और भूख से पीड़ित बच्चों से करते समय किस मुद्दे पर चर्चा होने की सबसे अधिक संभावना है। तो सबसे अधिक संभावना यहाँ पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा सामाजिक आर्थिक कारक। सबसे पहले सामाजिक आर्थिक कारक के बारे में, है ना, स्वास्थ्य सुविधा तक पहुँचने तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले सामाजिक आर्थिक कारक के बारे में अधिक से अधिक चर्चा करेंगे, है ना, उस मुद्दे पर। तो सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व के वनों और उनको महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जश्न मनाने के लिए 21 मार्च को कौन सा पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सीधा सीधा यहाँ पर 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है पूछा गया है। तो ये विश्व वन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व वन दिवस मनाया जाता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा पानी का स्रोत जल स्रोत के संदर्भ में परिवार के सदस्य की अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? यहां पर पानी के स्रोत के बारे में पूछा गया है, तो सबसे जो निकट होगा वो आपका कुआं होगा। क्या होगा? कुआं, है ना। यहाँ पर तालाब भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो कुआं होगा, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पानी की अनोखी विशेषता क्या है? पानी की अनोखी विशेषता यहां पर पूछी गई है भाई, क्या होगा? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका जल के विभिन्न रूप हैं और वहां जीवन के लिए क्या है आवश्यक है। सरल सा प्रश्न था, सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर जंगलों से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त नहीं होती? कागज होता है, माचिस की तिलिया होती, प्लाईवुड होता है, थर्माकोल नहीं होता। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण और व्यवहारिक गतिविधियों का महत्व यहां पर पूछा गया है। क्या महत्व है? राइट आंसर होगा कि वे छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और पर्यावरणीय अवधारणाओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु स्रोत से प्राप्त नहीं होता है और पौधे आधारित उत्पादक माना जाता है? तो यहां पर सही आंसर होगा, देखिए पौधे से कौन सा उत्पाद होता है? तो वो सोयाबीन होता है। दूध नहीं होता, पनीर नहीं होता, अंडे नहीं होते, सोयाबीन होता है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर पर्यावरण के 30 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। पर्यावरण में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। आई होप आपको अच्छे नंबर आ रहे होंगे, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जो बाकी के सब्जेक्ट की वीडियो हैं वो एक एक करके और अपलोड कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।